नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। फिलहाल फोकस हमारा एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी को लेकर है। एसआई के सारे एग्जाम भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, जीत क्लासेस में आपके प्लेलिस्ट में मैं बता दूं, एक बार छोटे से रिमाइंडर करा देता हूं कि हमारे सेक्शन में 3 सेक्शन चल रहे हैं। करंट सेक्शन रघुवीर सर लेके आ रहे हैं, जिनका 2 अभी सेट हो चुका है अपलोड। आईपीसी सेक्शन ब्रह्मानंद सर कवर कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सीरीज की बात करें तो प्रैक्टिस सीरीज में जो दोनों टॉपिक हैं, क्वेश्चन बेस्ड और टॉपिक बेस्ड, ये मैं कवर करा रहा हूँ, यानी मैं खुद सुजीत सिंह कवर करा रहा हूँ। ठीक है, आगे की बात करें तो आज की इस पैटर्न में क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज होने वाला है, जिसका सेट नंबर 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 6 का। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ओजोन लेयर के बचाव से संबंधित प्रोटोकॉल है, यानी ओजोन लेयर के लिए कौन से प्रोटोकॉल इन चारों में की गई थी। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है? संधि है, समझौता है, जिसके तहत हम आने वाले साल में या आने वाले 5 साल या 10 साल में हम उसके लिए कुछ उपाय करते हैं, उसके लिए प्रोटेक्शन के और बचाव करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल की बात करें तो सबसे पहले कार्ट जेना प्रोटोकॉल है। तो कार्ट जेना प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, कार्ट जेना प्रोटोकॉल जो है ये पूरे जैव सुरक्षा की बात करता है। जैव सुरक्षा मतलब आपकी पूरी जो बायो सेफ्टी है, यानी चाहे वो एनिमल से रिलेटेड जितने भी उनकी प्रजातियां हों, या हमारे इंसान से रिलेटेड, या प्राकृतिक संरक्षण जो भी होता है, सब कुछ लेके, यानी इन सब का हमको बचाव करना है। तो ये कार्ट जेना प्रोटोकॉल से संबंधित है। याद रखिएगा, कार्ट जेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा की बात करता है, सारे जैव सुरक्षा की। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सी ऑप्शन की, पहले बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से इन्वायरमेंट को बचाने का मुख्य उद्देश्य यही है क्योटो प्रोटोकॉल का। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में आपका जो भी ऐसी चीजें जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही हो, ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या? जब अर्थ का सराउंडिंग पूरा टेम्परेचर पूरे ईयरली का बढ़ जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिस कारणवश उस पर हमको लगाम लगाना है। ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में इसका काम चल रहा है, या फिर इसकी देखरेख होती है। ठीक है, एजेंडा 21 की बात करें तो 1992 में यूएनओ का एक पर्यावरण एवं विकास पर सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डियो जेनरो में, जिसमें ये एजेंडा 21 नामक प्रपोजल पास हुआ था। खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, एजेंडा 21 एक प्रपोजल था, इसमें प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की बात, प्रदूषण रोकने की बात, तथा सतत विकास का रास्ता अपनाने का बात की गई थी। सतत विकास का रास्ता मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ हम यूज ना करें, प्राकृतिक जो भी हमें दे रही है, नेचर जो भी हमें प्रोवाइड कर रही है, वो सिर्फ हम यूज ना करके अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी यूज उसके लिए छोड़ दें, ताकि वो भी क्या करे, उसका यूज ले सके। ठीक है, तो ये एजेंडा 21 की बात है। बच गया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यही है जो ओजोन लेयर के बचाव से संबंधित प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने बात ये है कि आपका 1985 में वियना कॉन्वेक्शन हुआ था। ठीक है, वियना कॉन्वेक्शन जो था वो मुख्यतः ओजोन लेयर के बचाव के लिए था। आप देख सकते हैं वियना कन्वेक्शन ये जो है, ये ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए मेनली था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये ओजोन लेयर किस वजह से डिप्लेट हो रहा है, ठीक है, किस वजह से उसका क्षरण हो रहा है, उस वजह को खत्म करने की बात की गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। वियना कन्वेक्शन ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन की बात करता है, नहीं बचाव की बात करता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था 1987, 3 साल बाद जो आया, वो आपके ओजोन लेयर के कौन कौन से फैक्टर हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं, क्षरण कर रहे हैं, उस फैक्टर को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ओजोन लेयर की बात करें तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेक्शन दोनों याद रखिएगा। वियना समझौता करके भी आता है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखिए, कल 16 सितंबर था, ओजोन दिवस भी 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार का ओजोन दिवस का जो थीम था वो था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ वियना कन्वेक्शन। ठीक है, 35 ईयर ऑफ ओजोन प्रोटेक्शन था, यानी 35 साल हो गए आपके 1985 से लेके आज 2020 तक। तो ये वियना कन्वेक्शन था। ठीक है, तो आगे की बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की बात करें
सबसे पुराना चट्टान समूह कौन सा है? देखिए, सबसे पुराना चट्टान समूह की बात कर रहा है। मैंने ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था कि आधा पान बंधवा के भिजवाना। ठीक है, कोई एक भाई साहब हैं जो फोन करके बोलते हैं पान वाले को कि भाई साहब एक मेरा दोस्त गया है आपके दुकान पे, आप वहां क्या करना, आधा पान बंधवा के भिजवा देना। ठीक है, भिजवाना। तो इसमें क्या है, आधा मतलब आधा, आधा मतलब आ से आर्कियन हो गया, धा से धारवाड़ चट्टान हो गया, पान से कुडप्पा चट्टान हो गया, बंधवाना मतलब विंध्यन चट्टान हो गया, और भिजवाना मतलब हो गया आपका गोंडवाना चट्टान। ये क्रम है, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। तो सबसे पुराना चट्टान समूह जो है वो आर्कियन चट्टान समूह है। ठीक है, तो आर्कियन चट्टान समूह इसका आंसर हो जाएगा। आर्कियन चट्टान समूह जो है वो खास तौर पे आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते, क्योंकि आपको पता है कि आग्नेय चट्टान में किसी भी तरह का फॉसिल्स, जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये आपका सबसे पुराना चट्टान समूह हो जाएगा आर्कियन। हाँ, अगर ये पूछे कि सबसे नवीनतम चट्टान समूह कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए गोंडवाना चट्टान समूह। यह सबसे नवीनतम माना जाता है। 98% ऑफ कोल प्रोडक्शन यहीं से होता है, गोंडवाना चट्टानों से होता है। ठीक है, आर्कियन चट्टान आपके धारवाड़ जो होता है, यह आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान माने जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान धारवाड़, आर्कियन सबसे पुराना, गोंडवाना नवीनतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू किया था? देखिए, मेनली ये जो सब्सिडरी अलायंस था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसा था, यानी आपके सब्सिडरी अलायंस जो सहायक संधि है, ये खास तौर पे ब्रिटिशर्स ने ये किसने लॉन्च किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली साहब ने लॉन्च किया था इनको, सहायक संधि को। इसमें मेनली मुख्यतः क्या इसके नियम थे? लॉर्ड वेलेस्ली साहब ने कहा कि देखिए, हम संधि समझौता करने में हम विश्वास नहीं करते हैं। आप अगर हमसे मजबूत अपने आप को समझते हैं तो आप हम पर अटैक करिए, हमको मार डालिए, या हम आपसे अगर मजबूत निकले तो हम आपको मार डालेंगे, हम आपको संधि समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको हरा के फिर आपके सारे राज्य हम अब खुद में सबमर्ज कर लेंगे। मेन इसका मुख्यतः यही था कि ब्रिटिश सरकार अपने अंपायर को एक्सपेंड करना चाहती थी, एक्सपेंशन करना चाहती थी, ब्रिटिश अंपायर को बढ़ाना चाहती थी, इसलिए सब्सिडरी अलायंस लाया गया। इसके तहत जो मुख्य नियम ये थे कि आपको क्या किया जाएगा सब्सिडरी अलायंस के तहत, कि इसमें जो सिग्नेटरी स्टेट था, मतलब अगर मैं आपने ये कह दिया कि हाँ ठीक है हम सब्सिडरी अलायंस के हिस्सा हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको आर्मी की मेंटेनेंस और सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अपनी आर्मी नहीं रखनी होगी, ब्रिटिश अंपायर अपनी आर्मी आपके क्षेत्र में रखेगी और उसका मेंटेनेंस और उसका सैलरी आपको प्रोवाइड करना होगा। इफ एंड इफ अगर आप फेल्योर हो गए उनको मेंटेनेंस और उनकी सैलरी प्रोवाइड करने में, तो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, आपके टेरिटरी से, आपके क्षेत्र से एक हिस्सा लेगी और फिर उससे आपके आर्मी के ब्रिटिश आर्मी की सैलरी और मेंटेनेंस पे ऑफ करेगी। मतलब वही कान चाहे दाहिने से पकड़िए या बाएं से, बात एक ही है कि हमको किसी तरह क्या करना है, हमको करना है आपका सब्सिडरी अलायंस में एक्सपेंशन करना है। ठीक, तो याद रखिएगा सब्सिडरी अलायंस में लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो सब्सिडरी अलायंस शुरू किया था, जिसमें अंपायर को बढ़ाने का उनका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये हो गया लॉर्ड अब एक एक करके बात करें। लॉर्ड लिटन साहब जो थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के नाम है। इसमें क्या था, इस एक्ट में आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते थे प्रेस में, केवल उनकी बड़ाई छापोगे, बुराई नहीं छापोगे। लॉर्ड डलहौजी साहब पता ही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बिल्कुल सब्सिडरी अलायंस जैसा था, इसमें ब्रिटिश अंपायर को बढ़ाना था। लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था, यानी जो आपका हड़प नीति था, ये मुख्यतः यही था कि अगर आपका पुत्र नहीं है, किसी राजा का अपना पुत्र नहीं है, पुत्री भी नहीं और एडॉप्टेड सन भी नहीं, यानी आप गोद लिया हुआ पुत्र नहीं होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, पुत्र, अपना पुत्र हो, तभी उसका जो संपत्ति है वो नेक्स्ट जनरेशन जाएगा, नहीं तो वो सारी संपत्ति वहीं पे क्लोज ऑफ होके वो ब्रिटिश अंपायर को मिल जाएगी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। तो वो भी हड़प नीति का, ये एक तरह से वो भी एक्सपेंशन करने का तरीका था। विलियम बेंटिक साहब का आपको पता ही है, सती प्रथा इन्होंने खत्म किया था, तो इनके नाम ये चीज है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस। तो ये रहा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सब्सिडरी अलायंस। ये है आपके लॉर्ड वेलेस्ली साहब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था?
ध्यान दीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि इस रिवॉल्यूशन के समय कौन था गवर्नर जनरल, ठीक है, और 1885 के समय कौन था, 1905 के समय कौन था जब बंगाल का विभाजन हुआ, 1920 में कौन था जब असहयोग आंदोलन चलने लगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कह रहा है 1857 की क्रांति के समय, यानी जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन, उसके समय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। अब ये याद करने का तरीका मैं एक चीज बता देता हूँ, इसके पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ सारे ऑप्शन, उसके बाद बताता हूँ आपको कि लॉर्ड डफरिन जो थे वो 1985 यानी सॉरी 1885 1885 आपके कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय इनका नाम आता है लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1990 यानी 1920 गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो आपका 1930 में जब वो क्या कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था, तो उस समय लॉर्ड इरविन का नाम आता है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 ये भी आता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, जब 2-3 आपको इवेंट याद हो तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होगे, आप याद कर लोगे। खैर, याद करने के तरीके मैं बता देता हूँ कि लॉर्ड कैनिंग, देखिए ये लॉर्ड कैनिंग को तो अंतर ही नहीं समझ में आता, लॉर्ड कैनिंग है या डफरिन है, सब एक जैसे दिखते हैं। खैर, लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग, देखिए 1857 की जो हमारी पहली क्रांति थी वो दबाने में सक्सेस हो गए, ठीक है भाई, वो चालाकी से दबा दिया, हम दब गए। पहली जो हमारी क्रांति थी, हम ठीक से यूनाइट नहीं हो पाए थे, इस कारण हम दब गए। तो उनकी जो चालाकी थी, यानी उनका जो कनिंगनेस था, कनिंग मतलब होता है चालाकी, तो 1857 की उनकी चालाकी यानी कनिंगनेस की वजह से हम क्या हो गए, हम वहां डिफीट हो गए। तो कैनिंग याद रखिएगा, उनकी कनिंग या उनकी कैनिंग की वजह से हम डिफीट हो गए। तो कनिंग 1857। अब देखिए, हम एक बार डिफीट हो गए, यूनाइट नहीं हो पाए, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, एक ऐसा मंच नहीं था जहां से हम सब कुछ बोल सकें। 1885 में क्या हुआ कि ये डफर लोग, बेवकूफ लोग खुद ही क्या किए, हमको एक प्लेटफॉर्म दे दिए, क्या कर दिया, आईएनसी का फॉर्मेशन कर दिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे हम अपनी बातों को रख सके। बाद में ये उन्हीं के लिए नुकसानदायक रहा। 1885 में डफर, मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया बस याद करने के तरीके से, ठीक है। तो डफर बुद्धू होता है, बेवकूफ होता है। तो 1885 में इन्होंने क्या किया, हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया, वो बेवकूफ़ी कर दिए। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि 1885 जो है वो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और इसमें लॉर्ड डफरिन के समय हुआ, ठीक है। मैंने बताया ही कि उसके बाद अगर 1920 की बात करें तो उसमें फ्रॉडगिरी किया गया था कि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम आपको क्या कहते हैं, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे, बट वो फ्रॉड किए थे, ऐसा कुछ नहीं था, गांधी जी को फ्रॉड लगा था। तो वहां से लॉर्ड चेम्सफोर्ड की याद दिलाती है, चेम्सफोर्ड या फोर्ड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो यहां से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 1920 में चेम्सफोर्ड हो गया। इसके बाद आपका है इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन 1930 मैंने बता ही दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से याद कर सकते हैं या गांधी इरविन पैक्ट 1931 से याद कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे की तरफ बढ़े क्वेश्चन की तरफ। तो निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से गठित होता है। चलिए, अब कह रहा है कि निर्वाचन आयोग का गठन, यानी किस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होगा। तो यह आर्टिकल 324 में है, जिसमें कहा जाता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। देखिए, इसमें सारे आयोग है, ऑप्शन में सारे आयोग दिए गए हैं। 280 जो है आर्टिकल, ये है आपका कौन सा आयोग है आपका, तो ये आयोग है आपका फाइनेंस आयोग, यानी वित्त आयोग की बात की गई है 280 में। 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। 338 में एससी आयोग की बात, यानी शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के आयोग की बात की गई है। और 338 क में एसटी आयोग की बात की गई है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब आयोग की बात की गई है। जो ये क्या आयोग करता है, क्या है, तो भाई ये अपना जिस मद में इनका फॉर्मेशन हुआ होता है उससे रिलेटेड ये सारी जानकारी रखते हैं, परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प करते हैं और प्लस उसकी रक्षा, जो भी आप कह लीजिए, अपने अपने सेक्टर में ये लोग बढ़ावा देते हैं। बच गया 326 की बात करें तो याद रखिएगा 324 जो है निर्वाचन आयोग की बात करता है, तो 326 हमारा निर्वाचन पद्धति में जो हम वयस्क मताधिकार हैं,
ठीक है, वयस्क मताधिकार की बात करता है, यानी आप 18 प्लस हैं तो आप वोट कर सकते हैं, ये अधिकार 326 आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है तो 324, और वयस्क मताधिकार के वैल्यू जो है, हमें जो हक मिलता है वो आर्टिकल 326 के तहत मिलता है, भूलिएगा नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, 324 और 326। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 81 कह रहा है कि इनमें सबसे बाद में गठित होने वाली एजेंसी कौन सी है। ठीक है, चलिए, सबसे बाद की कह रहे हैं तो यूएनओ 45, आईसीजे 45, यूनेस्को 40, WHO जो है 1948 में हुआ है, ये सबसे बाद गठित होने वाली एजेंसी है। देखिए, यूएनओ कोई एजेंसी नहीं है, ये खुद एक संस्था है अपने में। तो ये यूएनओ की बाकी ये 3 एजेंसियां हैं। ठीक है, बहुत सारी एजेंसी हैं, ये उसमें 3 मुख्य हैं। तो यूएनओ का फॉर्मेशन अगर देखें तो यूएनओ का फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। क्यों गठित हुआ था? देश में अंतरराष्ट्रीय शांति बनाने के लिए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा लोग ना करें। ठीक, यूएनओ का फॉर्मेशन हो गया। इसका हेडक्वार्टर अगर यूएनओ की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इसका हेडक्वार्टर हेग में है। ठीक है, नीदरलैंड के हेग में है। क्लियर? यूनेस्को की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है। याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन 1948 में हुआ था, यूएनओ का 1945 में, आईसीजे का 1945 में, यूनेस्को का भी 1945 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंस हो जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूनेस्को का हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्यों बताया? क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन यूनेस्को ई स्टैंड फॉर, मतलब ई किसके लिए स्टैंड करता है? ई फॉर इलेक्शन है, ई फॉर एजुकेशन है, ई फॉर इमरजेंसी है। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है तो आप इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। ई फॉर क्या है? एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो एजुकेशन से संबंधित है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अभी डब्ल्यूएचओ का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कोरोना महामारी में। डब्ल्यूएचओ के भाई आप महानिदेशक को जान लीजिए, वो कौन है? तो ये हैं टेड्रोस एडनॉम और गैब्रियेसस। ठीक है, ये हैं आपके डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, फिलहाल में यही है, तो इनका नाम याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। ये इथोपिया के हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट हुआ था, अमेरिका ने इन पर पार्शियलिटी की बात किया था कि चाइना के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा वैसा, इसलिए इनका नाम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है? तो टेड्रोस एडनॉम गैब्रियेसस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो टाइगर परियोजना कब शुरू हुआ? टाइगर परियोजना कब शुरू हुआ? तो 1973 में, बिल्कुल 1973 में टाइगर परियोजना शुरू हुआ। एक बार फिर से हम ये बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करेगा ही करेगा क्योंकि बहुत ये 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट सन है। याद करिए, मैंने बताया था 1972 में वन्य जीव के बारे में बात किया गया है, परियोजना के बारे में। जब एक बार वन्य जीव की बात की गई तो सबसे पहले टाइगर दिमाग में आया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर परियोजना 73 में आया। इसके बाद जब वन्य जीव हो गया, टाइगर हो गए, तो इनको रहने के लिए 1980 में वन संरक्षण प्रदान किया गया, यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया। और एक बार जब वन संरक्षण हो गया तो पर्यावरण के संरक्षण की बात करेंगे तो वो 1986 में 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया। और जब पर्यावरण संरक्षण हो गया तो 2002 में जैव विविधता संरक्षण की बात की गई है। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 72 वन्य जीव, 73 बाघ, 80 वन संरक्षण, 86 आपका पर्यावरण संरक्षण और 2002 में जैव विविधता संरक्षण। तो इसका आंसर 1973। ठीक है, एक मिनट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करने के लिए कौन सी जांच की जाती है? देखिए, यानी आप प्रेगनेंसी के दौरान, ये इलीगल भारत सरकार मानती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो उनके अंदर पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पुरुष है या मतलब मेल बच्चा है या फीमेल बच्ची है, उसका परीक्षण नहीं करना, क्योंकि इसमें लोग जानते हैं गाँव में मार देते हैं बच्चियों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
फिलहाल हम बात करते हैं कौन कौन से इसमें टेस्ट लिखा है। तो एफपी टेस्ट जो अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट है, ये सारे प्रेगनेंसी टेस्ट हैं जो चारों लिखा हुआ है, ये सारे प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट किए जाते हैं। अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट जो होता है ये वो क्या होता है, ये गर्भ में पल रहे बच्चे की शारीरिक बनावट जो भी होती है उसको देखरेख करने के लिए होता है कि बच्चे का ब्रेन तो ठीक है, बच्चे के हाथ पांव तो ठीक है, बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो बन रहा है, फॉर्मेशन अच्छे से हो रहा है। ये सब टेस्ट होता है अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद होता है अमीनियोसेंटेसिस, बिल्कुल यही एक ऐसा टेस्ट है जिससे बच्चे का लिंग परीक्षण हो सकता है कि क्या है वो आइदर सी इज मेल और ही इज सी इज फीमेल और ही इज मेल, जो भी है क्या है वो बच्चा मेल है या फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे पता चल जाता है कि अमीनोसेंटेसिस के तहत। तो ये जो लिंग परीक्षण होता है ये टेस्ट कौन सा होता है, अमीनियोसेंटेसिस। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की बात, तो ये है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग टेस्ट, सीवीएस टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें चेक किया जाता है कि बच्चे के अंदर कोई हेरिडेटरी डिसबैलेंस तो नहीं है, ठीक है। यानी कोई माता पिता में जो डिसबैलेंसी थी वो डिसबैलेंसी बच्चे में कैरी ओवर करके तो नहीं आ रही है, यानी बच्चा टोटली ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। तो ये सीवीएस टेस्ट के अंतर्गत किया जाता है। एफएमटी नॉर्मल टेस्ट होता है ये प्रेगनेंसी में। इसमें क्या किया जाता है, फिटल मॉनिटरिंग टेस्ट में, इसमें बस आपके स्टेथोस्कोप जैसा होता है, इसमें चेक किया जाता है कि बच्चा ठीक तो है बिल्कुल, बच्चे की दिल की धड़कन कैसी चल रही है, बच्चे का लात मारना कैसा चल रहा है, मतलब सब कुछ उसका नॉर्मल फंक्शन हो रहा है कि नहीं, बच्चा सांस ठीक से ले रहा है कि नहीं। तो ये चीज चेक होता है एफएमटी टेस्ट में, यानी फिटल मॉनिटरिंग टेस्ट में। तो आपका ये हो जाएगा भ्रूण में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करने के लिए कौन सी जांच की जाती है, तो ये हो जाता है अमीनोसेंटेसिस, ठीक है। आपका सेक्स परीक्षण उसमें कि बच्चा मेल है या फीमेल है, तो ये अमीनियोसेंटेसिस के थ्रू होता है। अगर बात करें आगे की, एंथ्रेसाइड किसका अयस्क है, देखिए ये भी फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। एंथ्रेसाइड किसका अयस्क है भाई, तो ये है आपका कोयले का अयस्क हो जाएगा, क्योंकि कोयले में 4 प्रकार का कोयला होता है, जिसमें मैंने बताया था एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है। एंथ्रेसाइड जो होता है ये सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें 90 to 95% ऑफ कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस जो होता है इसमें 80 से 85% कार्बन पाए जाते हैं, सेकंड अच्छा होता है। इसके बाद थर्ड जो अच्छा होता है वो लिग्नाइट होता है, इसमें लगभग 60 से 65% होता है। जबकि पीट में ये भूरा कोयला इसको बोलते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, कोयला बहुत ये ठीक है, जलने से ज्यादा ये ऐश और धुआं प्रोड्यूस करता है, तो ये पीट होता है। तो ये इसमें क्योंकि 40 से 45 या 50% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका कोयले में के ये प्रकार हो गए, अयस्क हो गए जिससे कोयला एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, याद कर लीजिए। एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट बहुत पूछा जाता है बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। लोहे की बात करें तो लोहे का आपका हो गया हेमाटाइट, सीडराइट, लिमोनाइट, ठीक है, ये हो गया आपका। और अगर मरकरी की बात करें तो आपको पता है सिनेबर हो गया, ठीक है। सिनेबर मरकरी का ओर है, यानी अयस्क मरकरी का सिनेबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, ये तो लगातार आएंगे ऑप्शन में, एल्यूमिनियम रहेगा ही रहेगा, बॉक्साइट इसका अयस्क। जो आते हैं क्वेश्चन वो गलत मत करिए, क्योंकि आप वो गलत कर दिए तो आप कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको गलत नहीं करिए, इसीलिए हम स्पेशल सीरीज लेके आ रहे हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 100 में जो 20-25 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रेगुलर इंटरवल पे आते रहते हैं, हम उन्हीं की ऐसा प्रैक्टिस कराएंगे कि कभी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे की बात करें तो 85 की बात करें तो ब्लड ग्रुप AB में कौन सा एंटीजन पाया जाता है फ्रॉम बायो सेक्शन। देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है वो एंटीजन से निर्धारित होता है, यानी जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन कौन सा है यही डिटरमाइन करता है। अगर एंटीजन A होगा तो वो ब्लड ग्रुप A होगा, अगर एंटीजन B होगा तो ब्लड ग्रुप B होगा, अगर एंटीजन A और B दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, और अगर एंटीजन नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो ना तो ब्लड ग्रुप A होगा, ना तो B होगा, ना तो AB होगा, वो ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। क्लियर है, तो इसकी बात हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि ब्लड ग्रुप AB में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप AB में एंटीजन पाए जाते हैं आपके A और B दोनों, ठीक है। केवल A सिर्फ ब्लड ग्रुप A में, केवल एंटीजन B ब्लड ग्रुप B में, A और B दोनों किस में पाए जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप AB में पाए जाते हैं। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। याद रखिएगा एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग पाए जाते हैं। देखिए अगर आप ब्लड ग्रुप A की बात करें, RBC अगर A है आपका ब्लड ग्रुप तो एंटीबॉडी B होगा, अगर RBC B है तो एंटीबॉडी A होगा, ये अपोजिट चलते हैं, ठीक है।
आरबीसी ए बी है तो इसमें ब्लड एंटीबॉडीज होगा ही नहीं, और अगर ग्रुप ओ है तो इसमें एंटीबॉडी दोनों होगा। एंटीजन की हमने बात किया, एंटीजन डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ एन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या फिर किसी भी चीज का एंटीजन से ही डिटरमाइन होता है। देखिए ए है तो एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपका एंटीजन ए और बी दोनों है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित भारत का सबसे पुराना रिसर्च स्टेशन कौन सा है। देखिए अंटार्कटिका में क्या जरूरत है बैठने की, तो एक्चुअली वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च के तहत थोड़ी बैठा जाता है कि वहाँ की नदियों के बारे में, वहाँ के आइस मेल्टिंग के बारे में, वहाँ के कंडीशन के बारे में रिसर्च लगातार होती रहती है। तो भारत का जो सबसे पुराना रिसर्च स्टेशन है वो है दक्षिण गंगोत्री स्टेशन, ठीक है। ये कब स्थापित किया गया था, 1982 में स्थापित किया गया था, 1983 में स्थापित किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हर्ष के गुप्ता, ठीक है, ये स्थापित किया गया था। अब भारत के वहाँ कुल 3 रिसर्च स्टेशन हो गए हैं। अगर जो ये ऊपर के जो तीनों दिए गए हैं, भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो 1983 में फॉर्मेशन हुआ वहाँ पे, तो उसके बाद से अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत यहाँ ये अनमैन्ड है, यहाँ पे पहले शुरू में मैन काम नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद की अगर बात करें तो सेकंड जो फॉर्मेशन हुआ ये आपका हुआ मैत्री का। उसके बाद नया जो रिसर्च स्टेशन भी भारत का 2012-13 में बना है वो है आपका भारतीय रिसर्च स्टेशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत के ये तीन रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका महाद्वीप में है, पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती, ठीक है। भारती कहाँ है, 2012-13 में फॉर्मेशन हुआ, वहीं पे वहां पे अभी काम चल रहा है। मैक मर्दो की बात ही है, मैक मुर्दो जो भी कहिए, ये आपका यूएसओ की वहां की सबसे लार्ज रिसर्च स्टेशन है, सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन मैक मर्दो है, ठीक है, ये यूएसए की है। बाकी भारत के 3, भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री सबसे पुराना, भारती सबसे नया रिसर्च स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 87 रेनबो का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यानी इंद्रधनुष किसका परिणाम है। देखिए रेनबो हमेशा बारिश के बाद होती है, जब बारिश के बाद बूंदे जो रेन ड्रॉप होते हैं वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और उन बूंदों से जब सूर्य की रेज या सूर्य की किरण क्या होती है, पास होती है, तो उसमें ये सारे प्रोसेस होते हैं, डिस्पर्जन के प्रोसेस होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस होते हैं, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। यानी जब इंद्रधनुष बनता है तो वो फैलाव, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का और अपवर्तन का, ये तीनों का कंबाइंड फॉर्म होता है, तब जाके हमको रेनबो दिखाई देता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कंबाइंड ऑफ दीज 3, ठीक है, ऑल दीज 3। इसमें देखिए अगर व्हाइट लाइट जब आता है तो ये मान लीजिए आपकी बूंद है, ठीक है, इसमें बूंद में क्या होता है, जब व्हाइट लाइट आता है तो जैसे ही ये एंटर करता है ये डिस्पर्स होता है, यानी सबसे पहले क्या होता है, ये डेविएट करता है। और आपको पता है कि जब व्हाइट लाइट अपने पाथ से डेविएट करता है तो वो सबसे पहले किस फॉर्मेशन में गया, रिफ्रैक्शन में, अपवर्तन के तहत ये नियम फॉलो किया, तो अपवर्तन हुआ। इसके बाद आपका यहाँ पे बूंद के अंदर डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, डिस्पर्जन होता है, जब व्हाइट कंपोनेंट 7 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, तो यहीं पे कलर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए लेंस की तरह, कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे आपका टोटल कन्वर्जन होता है, और फिर उसके बाद ये लाइट एमर्ज करती है, सेम है। फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, डबल रिफ्रैक्शन प्रोसेस यहाँ के थ्रू, यानी डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में आपका सघन क्षेत्र से विरल क्षेत्र की तरफ आ रही है, तो एक बार फिर से यहाँ रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, अपवर्तन का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है, इसमें रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और उसके बाद ये फिर रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये कंबाइंड ऑफ ऑल दीज 3 होता है, तब जाके रेनबो का फॉर्मेशन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसमें कह रहा है कि गाय के दूध का पीलापन होने का क्या कारण है, ठीक है। देखिए यानी जो आपको पता है कि गाय का जो दूध होता है वो क्या होता है, उसमें आपके कैल्शियम और फास्फोरस के साथ साथ एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन के होने के कारण ये गाय का दूध जो होता है वो पीलापन हो जाता है, ठीक है। कैरोटीन हमारी आंखों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गाय का दूध का जो पीलापन होने का कारण होता है वो होता है कैरोटीन, जबकि जो भैंस का दूध होता है वो थोड़े सफेद ज्यादा होता है, तो सफेद जो होता है वो केसीन के कारण होता है,
ठीक है। लाइकोपीन की बात करें तो टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है, जो टमाटर होते हैं, ठीक है, उनका रंग लाल जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक। और कैप्सेसिन जो होता है ये मिर्च के तीखेपन का कारण बनता है, ठीक है। तो लाइकोपीन टमाटर के रंग लाल होने का कारण, कैप्सेसिन मिर्च के तीखे होने का कारण, कैरोटीन देखिए 4 अक्षर का नाम है कैरोटीन, और ये पीलापन, ठीक है, 4 अक्षर ये भी 4 अक्षर ये भी, यानी आप कैरोटीन पीलापन से कोरिलेट कर लीजिएगा, और सफेद 3 अक्षर और केसीन 3 अक्षर, इससे आप सफेद को कोरिलेट कर लीजिएगा। यानी कैरोटीन गाय के दूध में प्रोटीन होता है कैरोटीन, इससे पीलापन होता है, गाय का दूध पीला हल्का पीला हो जाता है, और सफेद भैंस का दूध जो सफेद होता है वो केसीन के कारण होता है, ठीक। कैरोटीन हमारे बाल और नाखून में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरोटीन, ठीक है। गाय का दूध पीला हल्का पीला पे होता है और भैंस का दूध सफेद होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 89 कह रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। बहुत अपवादित क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है इसमें बहुत सारे, कई बुक में गोदावरी लिखा जाता है तो कई बुक में कावेरी। फिलहाल अगर हम आयोग की बात करें तो आयोग कावेरी नदी को ऑप्शन टिक सही मानता है, तो अगर ये दोनों ऑप्शन आएंगे तो आप कावेरी नदी टिक करेंगे, और अगर एक ऑप्शन आएगा तो गोदावरी नदी, ठीक है। अगर इन दोनों में एक आया तो गोदावरी नदी, नहीं तो दोनों आया तो कावेरी नदी पे आप ज्यादा प्रेफर करिएगा। क्या कहा जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कावेरी नदी भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितना उत्तर भारत में गंगा नदी पवित्र मानी जाती है, ठीक है। और गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदी यानी पेनिनसुलर रीजन में सबसे बड़ी नदी है, इसलिए उसको गंगा दक्षिण गंगा कहा जाता है भारत का। याद रखिएगा, गोदावरी नदी को अगर पूछा है तो इसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए गोदावरी जो होता है उसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोदावरी नदी वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, जबकि कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा इसको कहा जाता है, इसकी पवित्रता के कारण। और जितनी गंगा में ट्रिब्यूटरी यानी गंगा में जैसे उत्तर भारत में गंगा में बहुत सारी नदियों का क्या है आपका सहायक नदी है, वैसे ही कावेरी नदी भी दक्षिण भारत में इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, साथ ही साथ इसकी पवित्रता बहुत अच्छी है, वहां पे बहुत ज्यादा मानी जाती है, और इसी पवित्रता के कारण वहां दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को डिटरमाइन किया जाता है। फिलहाल ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता ही है कि भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में सैंगपुर नाम से, और ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, गंगा में मीट करती है। खैर आगे पेरियार नदी केरल में बहती है, पेरियार नदी, ठीक है, भारत की सबसे निचली नदियों में से एक पेरियार नदी, और ये आपका केरल में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये है आपकी कावेरी नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका का क्षेत्र है कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा, ठीक। ज्यादा प्रीफर मैंने हमेशा भी कहा कि आप ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा में कंफ्यूज नहीं होना है, आयोग ने कावेरी आंसर ज्यादा माना है तो कावेरी नदी आप टिक करेंगे, गोदावरी नहीं। गोदावरी दक्षिण भारत दक्षिण गंगा आएगा, गोदावरी अगर ऑप्शन में सिर्फ गोदावरी आया बाकी कावेरी नहीं आया तो गोदावरी, ठीक है। या वृद्ध गंगा गोदावरी को और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा टेनिस ओपन घास के मैदान पर खेला जाता है, ठीक है। टेनिस ओपन घास के मैदान पर खेला जाता है। देखिए आपके ये जो 4 ये लिखे हुए हैं ये क्या है आपके, ये हैं आपके लॉन टेनिस का मैच है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले खेला जाता है, उसके बाद आपका खेला जाता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है आपका विम्बलडन, और उसके बाद लास्ट में होता है यूएस ओपन। ये सारे मैच खेले जाते हैं आपके, ये लॉन टेनिस के मैचेस हैं, ठीक। अभी फिलहाल अभी 2-3 दिन पहले यूएस ओपन खत्म हुआ है, ठीक है। सबसे लास्ट जो होता है वो यूएस ओपन ही होता है। अब इसकी अगर बात करें तो देखिए ओपन घास के मैदान की अगर बात करें तो घास के मैदान पे विम्बलडन मैच खेले जाते हैं, इनमें पूरे ग्रास कोर्ट होते हैं। और फ्रेंच ओपन जो होता है ये गीली मिट्टी का मैदान होता है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन जो होता है ये आपका होता है मिक्स्ड कोर्ट, यानी इस पे हार्ड कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट के साथ साथ मिक्स्ड कोर्ट होता है इसमें, ठीक। अगर इसको अगर आप फिगर से समझें तो इसमें मैंने बता दिया, याद रखिएगा कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विम्बलडन ओपन, फिर लास्ट में होता है यूएस ओपन। क्रम याद रखिएगा, ठीक है। ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है टेनिस का। अगर हम फिगर से इसको समझे तो फिगर में देखिए ये मेलबर्न लिखा हुआ है, यानी ये मिक्स्ड कोर्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। मिक्स्ड कोर्ट है, हार्ड कोर्ट है, ठीक है। जबकि ये गीली मिट्टी फ्रेंच की बात है, यानी फ्रेंच ओपन गीली मिट्टी में खेली जाती है। और अगर ये फिगर देखें तो अब ये पूरे घास का मैदान जैसा दिख रहा है, ग्रास कोर्ट है, ये हो गया आपका विम्बलडन, ठीक है।
और ये एक बार फिर से मिक्स्ड कोर्ट बना हुआ है, तो ये है आपका लास्ट में यूएस ओपन, ठीक है। तो ये मिक्स्ड, ये ग्रास कोर्ट और ये गीली मिट्टी का, यानी क्ले वाले क्ले के मैदान पे खेला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके फिगर से हो गया। चलिए, तो आज का सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। फिर हम कल मिलेंगे आपको नए सेक्शन के साथ, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के साथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे आपके वो 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के लिए जिसकी प्रबल संभावना है, हम उसी क्वेश्चन को लेके आएंगे। फिलहाल आप यूट्यूब पे सर्च करिए जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह, सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा के माध्यम से, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद।